अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। एक दफ़ा फिर मेरे साथ मेरे मेहमान हैं ज़फ़र इकबाल नगीना साहब, जो पाकिस्तान के उर्दू जर्नलिज़म में बेमिसल फीचर राइटर है। नगीना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, उसकी बड़ी करम नवाजी है कि कोरोना से भी महफूज हों और अल्लाह करे कि सारे ही महफूज रहें इससे। अच्छा, ये फरमाए नगीना साहब कि मैं लाहौर की आबादी देखूं जी तो 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद ये आबादी है जी, तो इस 2 करोड़ 20 लाख शहर की आबादी में जी जी जो प्रोफेशनल गदागर हैं और भिखारी हैं जी, उनकी क्या तादाद है? कोई तादाद शुमार हैं आपके पास? काम किया आपने इस पे? असल में अगर मैं ये बात कहूँ ना कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं पाकिस्तान में जी, चारों ठीक। सूबों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ तखसीस करनी पड़ेगी कि कौन से भिखारी हैं। कुछ प्रोफेशनल हैं जी, और कुछ जो है वो बाज़ वो भी हैं जो छोटे शहरों से या कस्बों से या देहात से आते हैं, मजदूरी के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको उन भिखारियों को देखा देखी वो कहते हैं ना, खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वो कहते हैं कि दिहाड़ी तो लग गई है, चलो ये भी 4 पैसे हो जाए। कोई दाता साहब खड़ा हो जाएगा, कि कोई पीर मक्की खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कराची कोई अब्दुल्ला शाह के मज़ार पर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पिंडी में इसमें जो प्रोफेशनल है, जाहिर है उनकी तादाद ज्यादा होगी ना जी? जी, प्रोफेशनल की ज़्यादा है, प्रोफेशनल। अच्छा, फिर इनकी बाइफर्केशन करें अगर नगीना साहब के, इनमें मर्द कितने हैं, औरतें कितने हैं और ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा कितने हैं जी, इसके बारे में भी आपने को जी बिल्कुल। असल में ख्वाजा सरा पहले जो है ना मीर साहब भिखारी नहीं हुआ करते थे, ठीक। उनका एक सिलसिला और था। वो खुशी के मौके पर जाते थे, गाना बजाना करना, और उनका इतना अच्छा निज़ाम चलता था कि लोग उनको इज्जत से देते भी थे और खुशी खुशी वो अपने घरों को लौटते थे। सही। लेकिन कुछ हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली कि उनको अब वो पजीराई नहीं मिल रही, लोगों की तरफ से वो रहनुमाई नहीं मिल रही। पहले लोग इनको पे हाथ रखा करते थे, शफकत का हाथ भी रखते थे कि ये मासूम है, अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा बना दिया। रहम एक जो है ना दिल में आता था। आप नगीना साहब क्या समझते हैं कि ये जो ख्वाजा सरा मांगते हैं सड़कों पे, जी जी, ये सिर्फ मुआशरे के रवैये की वजह से मांगते हैं या इनमें सुस्ती और काहली का भी जो अंसर है वो भी कार फरमा है? असल में इसमें बहुत सारी मीर साहब चीज़ें आ जाती हैं कि मैं अगर 30 साल पहले की 40 साल पहले की बात करूं तो उस वक्त जो ख्वाजा सरा थे वो लोगों के घरों में जाते थे, वो मामलात करते थे, मिल जाता था। अच्छा, उस वक्त ट्रांसपोर्ट कम होती थी, गाड़ियां कम थी, कारें कम थी। अब कारें इतनी हो गई हैं कि हर चौराहे पे जो है ना 40 के अगर मैं 1 मिनट सिग्नल बंद होता है तो 200 गाड़ियां रुक जाती हैं। अब इनको समझ आ गया कि वहाँ रुकने के बजाय यहाँ अपनी उस 1 मिनट में इन्होंने कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को जो है ना कवर करें, तो यहाँ उन्हें वो पैसे भी ज्यादा मिल जाते हैं। साहब ये फरमाएं कि ये जो ख्वाजा सरा सड़कों पे खड़े होते हैं या भिखारी सड़कों पे खड़े होते हैं, इनको इंतजामिया या जो अदारे हैं जी जी, वो उन्हें मना क्यों नहीं करते? क्या लोगों में तो ये तासर पाया जाता है कि इनको पैसे ये देते हैं तो इसलिए ये वो इनको इजाजत होती है काम करने। असल में इस तरह है मीर साहब के इंसदाद गदागरी जो है ना बाकायदा कानून है हमारे पाकिस्तान में नाफज है जी। ये लीगली कोई बंदा इस तरह भीख नहीं मांग सकता, ठीक। अब ये है कि इन लोगों के भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक। कुछ वो लोग हैं जो आराम से बैठे हुए हैं और उनकी बादशाह चलती है, ये समझे डॉन है। इस पेशे में भी भिखारियों में भी बड़े बड़े डॉन हैं जो जिन्होंने आगे बंदे छोड़े होते हैं, बच्चे तक माजूर करके वो भी बिठा देते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा किसी रेडी में किसी को उठा के लेके जा रहे हैं, वो भी भीख मांग रहा है। कोई किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का बाजू टूटा हुआ, कुछ ने जाली पट्टियां बांधी होती हैं। आप ग्रो डायग्नोज किया या लेबल किया जो लोगों को डिसेबल बना के गदागरी करवाते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे क्रेडिट में है कि अदारा जंग से जब मैं एज ए फीचर राइटर काम शुरू किया तो आगाज में ही दाता साहब में मलंग के रूप में खुद बैठा, खुद में मलंग बन के बैठा 7 रोज।
वाह। اور 7 روز میں الحمرہ سے میں نے اپنا پورا میک اپ کرایا اور آیا وہاں بیٹھا تو ایک بابا تو تھا اس پہ میری نظر تھی. نگینہ صاحب آپ اگر میک اپ نہ بھی کرواتے تھے کم چل سکتا سی. ہاں چل تو سکتا سی. یہ 7 دن کا تو ہم جو ہے وہ میں آپ سے چاہوں گا کہ 7 دن کا احوال سنیں اور اس پہ علیحدہ سے جو ہے ایک ہم آپ کو ویڈیو تیار کریں گے. آپ اس پوائنٹ پہ آئے. اچھا تو اصل میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. اس 7 دن کے اندر میں نے ایک بندے پہ جب نظر رکھی تو وہ ایک ایسا بابا تھا جس سے ہم نے جب میں نے اس کی نشاندہی کی تو اس کو گرفتار کیا گیا تو اس سے 90 بچے برآمد ہوئے. 90 بچے برآمد ہوئے اور وہ پاٹی لواری کے ایریے میں اس نے کمروں میں رکھے ہوئے تھے جن سے وہ بھیک منگواتا تھا. تو ان کی عمر کیا تھی ان بچوں کی؟ 8 سال, کوئی 10 سال, 9 سال, 11 سال. تو وہ سارے کڈنیپ کیے تھے اس نے؟ نہیں, کچھ داتا صاحب آگے بچے لاوارث گھر سے کوئی بھاگ آئے, کوئی سکول سے فیل ہونے کے بعد بھاگ آئے. تو یہ بچے پر نظر رکھتا تھا اور پھر ان کو یہ ایک باٹی چوک میں ہی آگے پیچھے جو کمرے لیے ہوئے تھے اس نے وہاں رکھے ہوئے تھے. کچھ آگے داتا صاحب ہی لنگر کھانا اور وہیں سو جانا اور صبح پھر اس کی ڈیوٹی پہ لگ جانا. نگینہ صاحب گرمیوں میں تو یہ کہیں بھی بھکاری سو جاتے ہیں, کسی دربار پہ, کہیں باہر, کہیں. سردیوں میں خاص طور پہ یہ نومبر کے جو آخری دن ہے, دسمبر جنوری, -4 بھی ہو جاتا ہے لاہور کا موسم. تو یہ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں؟ اچھا جی, 2 سلسلے بن گئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ داتا صاحب کسی اور مزار پہ جا کے سو گئے. اب وہاں سختی ہو گئی ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ بیکاری زیادہ تر پہلے رات کو جاگتے تھے اور صبح دن نکلا تو یہ پھر چلے جاتے تھے مینار پاکستان, کھلا گراؤنڈ ہے وہاں, جہاں دل کیا جا کے سو گئے. سارا دن وہاں پڑے رہتے تھے. اور پھر یہ جو فلائی اوور بنے ان کے نیچے جو جگہ بنی ہوئی ہے اب یہ رات کو وہاں سوتے ہیں. اس وقت پورے آپ روڈ کا تجزیہ کریں نا تو رات کو اگر آپ 10-11 بجے کے بعد نکلیں تو ہر برج کے نیچے 10, 20, 50, 100 پڑے ہوئے نظر آئیں گے. آپ چبرجی میں چلے جائیں وہاں بھی ایسے نظر آئیں گے, مزنگ میں آ جائیں وہاں نظر آئیں گے. باٹی لواری کیونکہ وہ دربار کے قریب رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا ان کو 4 پیسے بھی دے جاتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, وہ ان کو بھی پیسے دے دیتے ہیں. اس طرح ان کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے وہاں پہ. اچھا نگینہ صاحب, یہ جو ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا جو ایک بھکاری ہیں اور ایک رات کو کھڑے ہوتے ہیں یا شام کو, یہ نہر ہے, یہ بھی ان کی پلیس ہے, ایک جگہ ہے. تو یہ وہ پروسٹیچیوشن بھی کرتے ہیں. تو ان میں تخصیص ہے یا یہ وہی ایک ہی طرح کے خواجہ سرا ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل مختلف ہے. یہ ایک ان کی اپنی ایک کلاس ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ صرف چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, مانگ لیا, زرق برق لباس بھی پہنتے ہیں, وہ میک اپ بھی کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ جو رات کو, اچھا یہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سمجھیں کہ کوئی سٹاپ نہیں ہوگا, ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو کوئی انہیں لفٹ دے یا وہ کسی سے لفٹ لے لے. وہ لفٹ کی نام ہوتا ہے, اصل میں وہ شکاری بھی آ جاتے ہیں اور پھر شکار بھی مل جاتا ہے انہیں. ایسے ہی دونوں باتیں ہوتی ہیں. آپ نے کسی ایسے خواجہ سرا کا انٹرویو کیا ہو جو لکھ پتی ہو, کروڑ پتی؟ ایک تو آپ نے مجھے ریفر کیا تھا, میں بہت سال پہلے گیا تھا فیچر کرنے میرپور مختار, اور وہ کروڑ پتی تھا اس زمانے میں 90s میں. اور سینکڑوں تولے اس کے پاس زیور تھا. میں نے اور کمال یہ تھا کہ وہ زیور اس نے خریدا نہیں تھا, لوگوں نے دیا ہوا تھا. کشمیر کے مرپور کے کوٹلی کے لوگ خوشی کے موقع پر کسی نے بالیاں اتار کے دے دی, کسی نے انگوٹھی دے دی. کئی کلو زیور تو میں نے بھی دیکھا اس کے پاس. بالکل ایسے میں اس کے پاس گیا تھا. پھر اس کے پاس اتنا ہوتا تھا کہ اس کو اپنی سیفٹی کے لیے پھر اس کا کلاشنکوف کا لائسنس بنوایا. کافی اسلحہ مرڈر ہو گیا تھا. جی بالکل, وہ اس کا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں, راولپنڈی میں 2 ہیں, فیصل آباد میں 3-4 ہیں ایسے جو کروڑ پتی ہیں. الماس وہ بھی ہیں, ہمارے دوست ہیں. جی میرے وہ انڈائریکٹ دوست ہیں, وہ ببو برال کے دوست تھے. جی تو ببو برال صاحب کی وجہ سے میرے دوست بنے, تو وہ بھی کروڑ پتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا ان کے اخراجات کیا ہے.
ਜੀ ਹਾਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨ ਹਾਊਸ जी ਪੜਾਉਣਾ बिल्कुल ऐसा ही है ना इन्होंने किसी बच्चे को कंप्यूटर सिखाना है, ना इन्होंने किसी को एकेडमी में भेजना है, ना डॉक्टर बनाना है, ना इंजीनियर बनाना है, ना इन्होंने अपने बच्चे को CSS कराना है। नहीं बच्चे हैं ही नहीं है ना, बच्चे कहाँ से आ गए? हाँ अगर बच्चे को लफ्ज आप यूज करेंगे तो फिर ये वो ख्वाजा सरा तो हुए ना। ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿਜੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हाँ बस ऐसे हैं जो अपने घर भी बर्बाद कर देते हैं। और आपको हैरान होंगे कि हज़ारों तलाक़ें हो चुकी हैं कई घरानों में, अच्छी फैमिलीज़ में, इस कबाहत में पड़ने के बाद। इसका नगीना साहब अब जैसे हज़ारों कह रहे हैं तो आपके पास इसका एविडेंस क्या है कि किस तरह से हज़ारों आपके ताल्लुकात हैं ख्वाजा सराओं के साथ? जी मेरे असल में अल्हम्दुलिल्लाह जिस अदारे से मेरी अटैचमेंट है वो तो पूरे पाकिस्तान में पढ़ा जाने वाला है और हर इलाके से लोग खतूत लिखते थे। अब डाक का निज़ाम नहीं रहा, मोबाइल का सिस्टम हो गया, तो एक एक दिन में भी मेरी डाक जो है ना 400-400 500-500 खत भी आते रहे, जिसमें इन लोगों की निशानदेही होती थी सही कि मेरा खामन जो है ना ये हो रहा है, मेरे लिए ये मसाइल बने हुए हैं, फलां हिजड़ा है, फलां हिजड़ा है, तो इस तरह निशानदेही होती थी। अब तो मोबाइल सिस्टम है, अब ख्वाजा सराओं के पास भी मोबाइल हैं और शिकारियों के पास भी मोबाइल हैं और राब्ते हो रहे हैं। वो तो मामलात इसलिए पता चलता है ना कि कितने घरों में तलाक़ें हो चुकी हैं इस वजह से। लो नगीना साहब वो रोड आ गई डेविस रोड जहाँ कभी आपने जिंदगी गुजारी ये और मेरा भी बड़ा वक्त गुजरा, मेरी भी जिंदगी गुजरी। दोस्तों व्यूअर्स ये डेविस रोड है लाहौर और रोज़नामा जंग का दफ्तर ये हमारे राइट साइड पे आ रहा है आगे, और इसी तरह सामने इसके जियो का ऑफिस है और आवाज़ जो अखबार है उसका भी ऑफिस है। तो इस पे जंग में बड़ा शानदार इनिंग्स खेली है ज़फ़र इकबाल नगीना साहब ने, और मैंने भी थोड़ा काम किया है। और फिर साहब इस हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो अदालत जंग के मालिक हैं मीर शकील रहमान जी, उन्होंने ये जो माजूर लोग हैं उनको बाकायदा वजीफ़ा यहाँ देते थे। जी बिल्कुल, उनको मांगने नहीं देते थे और हर महीने की 1 तारीख को उनको इस तरह ही पैसे मिलते थे इमदाद के जिस तरह हमें सैलरी मिलती थी। वाह। और ये एक तवील अरसा तक मीर शकील रहमान ने ये सिलसिला चलाए रखा। ये तो उनकी ज़ात का एक ऐसा पहलू है जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। जी, जी। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में उनसे बड़ा एंटरप्रेन्योर जो है वो कोई नहीं है, और जर्नलिज्म की जो उन्होंने दागबेल यहाँ डाली है, जदीद जर्नलिज्म, उसमें चाहे अखबार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, बेशक, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, बेशक जिसको फिर सारा फॉलो किया गया है मीडिया में। और अभी उन्होंने एक इनिशिएटिव ये लिया कि आज़ादी सहाफ़त के लिए 9 महीने कैद भी काटी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो क्रेडिट में है उनके। और इस अरसा में भी वो उन्होंने ना सर झुकाया ना कोई बारगेनिंग की, बावकार तरीके से बाहर निकले हैं और वो फेस करेंगे और फेस करते हैं। नगीना साहब इत्तफाक से मैं उनसे मुलाकात करने भी गया हूँ और 7 नवंबर को मैं उनसे मिला हूँ। जी जी, सुहेल अहमद अजीजी साहब और मैं। जी जी, और बहुत ही हौसले में थे वो। और उस मुलाकात के बाद जी जी, मीर शकील रहमान साहब की इज्जत मेरी निगाह में और ज्यादा बढ़ गई। बेशक जी, वो बहुत बढ़िया, बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है जी। लाहौर गाए हेठ वगे